So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, in today's video, we are going to continue with the chapter Cell of Class 9. ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर हमने न्यूक्लियस एंड डीएनए तक जो अपना डिस्कशन है उसको कंप्लीट कर लिया था। हमने न्यूक्लियस के बारे में काफी डिटेल में बात की थी। सो आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को जो बात करनी है दैट इज अबाउट राइबोसोम्स। अच्छा, अब ये जो नोट्स रहेंगे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? ये नोट्स आप डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। जस्ट अ मिनट में दोबारा लिख देती हूँ ना। हाँ, सो नोट्स आप जो डाउनलोड करेंगे, आप नोट्स डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो राइबोसोम्स के बारे में बात करनी है तो राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ओके, प्रोटीन फैक्ट्रीज इनको बोला क्यों जाता है बेटा? बिकॉज दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो जगह होती है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो अकर करता है, यानी कि प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है वो कहाँ पर होता है? राइबोसोम्स में। इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। Now, these are the tiny structures which may be present either freely in the cytoplasm or attached to endoplasmic reticulum. यानी कि क्या हो सकता है? ये टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, हमारे सेल के अंदर, जो या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली पड़े हुए होते हैं, और अदरवाइज दे आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच्ड होंगे या फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एंड दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम्स के अंदर होता है, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी हमने बोल दिया कि अच्छा जो राइबोसोम्स है या तो फ्रीली पड़े हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच्ड है। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, उसकी बात करनी है। सो इट इज द मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ओके, इट इज द मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। देखते हैं इसके बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a large organelle that spreads like a network within the cytoplasm of the cell. ER is continuous with the outer membrane of the nuclear envelope, and it plays a key role in the synthesis and transport of proteins, fats, and some hormones in some of the specialized cells. यानी कि क्या होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हम ER भी बोलते हैं, ये एक लार्ज ऑर्गेनेल होती है जो कहाँ पर होती है? इट इज स्प्रेड लाइक एन नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क की तरह ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैली होती है। ठीक है, पूरे नेटवर्क की तरह जो साइटोप्लाज्म है वहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैला होता है। एंड इट इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसी के साथ में ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी के साथ में कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होता है। एंड इसका रोल क्या है? इट plays a key role in the synthesis and transport of proteins, fats and some hormones in some of the specialized cells. यानी कि ये प्रोटीन्स के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अभी हमने ऊपर देखा कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये क्या है? बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच्ड होती है। दैट मीन्स ये सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं प्रोटीन्स की, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फैट्स के सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। फैट्स को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। एंड कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर, उनको भी सीक्रेट और सिंथेसाइज करने में एंड उनके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो ईआर होता है वो हेल्प करता है। Now the structure of ER in cell varies depending upon its function. यानी कि जो ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेजरली इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ER जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है RER, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, एंड एक होता है SER। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन ये क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड होते हैं, एंड इनके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कि यहाँ पर क्या यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड भी होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। एंड इसका मेजरली जो फंक्शन होता है इट इज
प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सीक्रीशन, यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस और प्रोटीन के सीक्रीशन में हेल्प करता है। कहां पर? इन ग्लैंड सेल्स एंड पैनक्रियाटिक सेल्स। ठीक है, ग्लैंड सेल्स में हमने किसका एग्जांपल लिया है? पैनक्रियाटिक सेल्स का एग्जांपल लिया है। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब इनके सरफेस पे अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो ये यहाँ पर क्या लगते हैं? दे लुक स्मूथ। एंड ये किसमें हेल्प करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स। यानी कि ऊपर ये जो लाइन लिखी हुई थी कि जो ईआर है वो प्रोटीन्स के सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, फैट्स और हॉर्मोन्स के सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। तो अब आपको पता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, वाइल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड ही नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस में तो हेल्प नहीं कर सकता। तो वो किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार इसको देखो, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस को बाद में देखेंगे। ठीक है, पाथवे फॉर प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड सिक्रीशन। सबसे पहले आप इसको देखो जरा। दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि यहाँ पे देयर आर नो राइबोसोम्स अटैच्ड। ओके, देयर आर नो राइबोसोम्स अटैच्ड। वाइल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो यहाँ पर राइबोसोम्स जो है वो अटैच। मैंने इसमें जितने भी डायग्राम्स लिए हैं ना वो आपके एनसीईआरटी से ही लिए हैं, ताकि आपके एनसीईआरटी डायग्राम्स और ये थ्योरी भी सारा एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ताकि सब कुछ आपका यहीं पे रिवाइज होता चला जाए। ठीक है, सो दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स जो है सरफेस पे अटैच्ड है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम जो है वो सरफेस के ऊपर अटैच्ड नहीं होता, वो सरफेस के ऊपर अटैच्ड नहीं होता। ओके, चलो अब गोल्जी एपरेटिक्स को हम बाद में देखेंगे। पहले एक बार हम जरा ये जो आपकी एनिमेटेड स्लाइड है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ठीक है, नाउ फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर टाइनी प्रोटीन फैक्ट्रीज। अब हमें पता है इनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है। दे आर फाउंड फ्री फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू ईआर। अब ईआर क्या होता है? इट इज अ लार्ज नेटवर्क विच इज कंटिन्यूअस विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप। यानी कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ में देखो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है। इस डायग्राम में भी आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ में कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है। रफ ईयर क्या होते हैं? दे आर स्टडेड विद राइबोसोम्स, मतलब वहां पर राइबोसोम्स जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट प्रोटीन्स, एग्जांपल पैनक्रियाटिक ग्लैंड सेल्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पर रफ ईयर दिखाया हुआ है। एंड जो स्मूथ ईयर होते हैं वहां पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो ये बड़े स्मूथ लगते हैं। एंड ये किसमें हेल्प करते हैं? दे सिंथेसाइज एंड स्टोर लिपिड्स एंड। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियोलस क्या करता है? इट मेक्स राइबोसोम सब यूनिट्स। ठीक है, राइबोसोम्स की सब यूनिट कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। वो जो राइबोसोम की सब यूनिट्स है वो साइटोप्लाज्म को एग्जिट करती हैं, दे एग्जिट टू साइटोप्लाज्म एंड दे असेंबल इनटू फुल राइबोसोम्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म में एग्जिट करके वो क्या करती हैं? फुल राइबोसोम्स में असेंबल हो जाते हैं। अब रफ ईआर जो होता है, रफ लुक, इट लुक्स रफ ऑन द सरफेस एंड वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो प्रोटीन्स के सिंथेसिस में हेल्प हो रही है। एससीआर स्मूथ है तो वो स्लिपरी होता है थोड़ा। ठीक है, स्मूथ सरफेस नजर आता है, वो लिपिड्स और फैट्स जो होते हैं, ठीक है, या लिपिड्स या फैट्स जो होते हैं उनके सिंथेसिस और स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि व्हाई डज अ रफ ईआर अपीयर रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड अब आपको आर ई आर और एस सी आर के जो फंक्शंस है उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Now we have to talk about another important cell organelle, which is Golgi apparatus. Golgi apparatus is the packaging and shipping center. Okay, it is the packaging and shipping center. अभी आप लोगों को शिपिंग के बारे में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा, क्योंकि आजकल तो सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो जब आप लोग अपने ऑर्डर को ट्रैक करते हो वहां पर लिखा आता है ना कि योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड, योर पार्सल हैज बीन शिप्ड। तो अब जरा हम देखते हैं कि अच्छा सेल के अंदर किस तरीके से शिपिंग हो रही है। ओके, so these are stacks of flattened sac-like structures present inside the cells. Together, these stacks form the Golgi apparatus.
एपरेटस। यानी कि क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, सैक जो होता है बोरी लाइक आप समझ सकते हो, जहां पर हम कुछ डाल सकते हैं, ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वो प्रेजेंट होते हैं। एंड वो स्टैक जो होता है, ठीक है, उस साथ में जो प्रेजेंट है, वो साथ में मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द गोल्जी apparatus. It is functionally linked to the ER, the cell membrane and the other cell organelles. यानी कि इसका जो फंक्शन है, it is linked to the ER, cell membrane and other cell organelles. ठीक है, अब कैसे लिंक है, ये ऐसे लिंक है बिकॉज ये जो गोल्जी apparatus होता है, इट एक्ट्स लाइक अ सेल्स पोस्ट ऑफिस। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, इट मॉडिफाइज sorts and packages proteins and lipids into vesicles for transport, secretion or lysosomes formation. Very important point. Okay, this is a very important point. गोल्जी apparatus क्या करता है, इसको हमने सेल का पोस्ट ऑफिस क्यों बोला, क्योंकि ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग करवाता है। किसकी करवाता है, ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स और लिपिड्स। कहाँ पर, इनटू वेसाइकल्स, ताकि उनका ट्रांसपोर्ट हो सके, सीक्रीशन हो सके एंड लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन हो सके। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में यही तो होता है ना कि अच्छा जी, चीजों को सॉर्ट किया जाता है। ठीक है, मान लो कि हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो देखा जाता है कि अच्छा ये वाले जो पार्सल है, ये वाला जो लेटर है या ऑर्डर्स हैं, ये एक स्पेसिफिक एड्रेस के हैं, स्पेसिफिक लोकेलिटीज के हैं। तो ऐसे हमारे सेल के अंदर भी बेटा ये जो गोल्जी apparatus होता है, ये क्या काम करता है, वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं, ठीक है, या जो लिपिड्स जो है सिंथेसाइज हुए हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए पहले उनका मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग और पैकेजिंग जरूरी होता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें ये गोल्जी apparatus हेल्प करता है। यानी कि वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहा है, सीक्रेशन में भी हेल्प कर रहा है एंड वो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प कर रहा है। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक बारी हम ये जो आपका डायग्राम है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको देखो क्या दिखाया हुआ है, गोल्जी apparatus दिखाया हुआ है। देखो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपको, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर देखो, दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, दीज आर द स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, देखो, ठीक है, यानी कि इनके अंदर कुछ ना कुछ तो स्टोर किया जा सकता है। एंड इसके जो बहुत सारे स्टैग है, ठीक है, ये देखो स्टैग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये स्टैग फॉर्म क्या कर रही है, साथ में मिलके गोल्जी apparatus बना रही है। ठीक है, एंड दीज आर द वेसाइकल्स, यानी कि वेसाइकल्स के अंदर जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना है, प्रोटीन्स का या लिपिड्स का होना है, ठीक है, तो गोल्जी apparatus के थ्रू होता है। एंड उसके बाद में वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम एक बार लाइसोसोम्स देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। नाउ लाइसोसोम्स दे आर द क्लीन अप सिस्टम। ठीक है, अब देखो सेल जो है बेचारा इतने सारे काम कर रहा है, तो जब वो इतने सारे काम कर रहे हैं बेटा, वहां पर यूजफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पर कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी तो प्रोड्यूस होंगे। कभी कभी कितनी सुंदर राइटिंग आती है मेरी, वहां पर कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी तो प्रोड्यूस होंगे। तो क्या होता है, सेल जो होता है, इट प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल्स एंड डैमेज्ड वर्न आउट ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज। यानी कि कुछ ऑर्गेनेल्स जो डैमेज हो गई है सेल की, या जो वेस्ट मटेरियल है वो जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है, अब उसको जो है सेल्स में से बाहर निकालना भी तो जरूरी है। अब क्या उसको हम अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट होने देंगे, अगर वो एक्यूमुलेट हो गया तो हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। So these wastes are prevented from accumulating inside the cells by lysosomes. Lysosomes क्या होते हैं? They are the single membrane bound sacs filled with enzymes which can break down unwanted proteins, carbohydrates, fats, and even damaged part of the cell, keeping it clean and healthy. Now this is an important point for you all. This point is very important. जो लाइसोसोम्स होते हैं यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और सैक्स, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर भी कुछ ना कुछ आप डाल सकते हो। दे आर फिल्ड विद एंजाइम्स, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है, दे आर हैविंग एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। यानी कि वो प्रोटीन्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स या वो फैट्स जिनकी जरूरत नहीं है हमारी बॉडी को, जो वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा है, जो डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स हैं, जो डैमेज पार्ट्स हैं सेल्स के,
उनको क्या कर सकते हैं, ये जो एंजाइम्स इस सैक के अंदर भरे हुए हैं, लाइसोसोम्स के अंदर भरे हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करवाते हैं, एंड जो सेल होता है उसको क्लीन और हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। The products formed by breakdown are released into the cytoplasm where they may be reused in another cellular processes। यानी कि अब क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रेकडाउन की वजह से वहां पर बने हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स तो फॉर्म हुए होंगे ना बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो उनको क्या किया जाता है, दे आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म में जब उनको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो वहां पर उनको कुछ सेल्यूलर प्रोसेसेस के लिए जो है वहां पर यूज किया जा सकता है, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके, ठीक है। सो लाइसोसोम्स क्या है, दे आर द क्लीन अप सिस्टम एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल्स और जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं सेल के, उनको ब्रेक डाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में वो जो प्रोडक्ट्स बने उनको साइटोप्लाज्म में रिलीज किया जा रहा है, ताकि उनको क्या किया जा सके, रीयूज किया जा सके सेल्यूलर प्रोसेसेस के अंदर। नाउ लॉजिस्टिक्स एंड क्लीन अप गोल्जी apparatus एंड lysosomes। अब गोल्जी apparatus क्या है, इट इज द पोस्ट ऑफिस, stacks of flat and sac-like structures modifies, sorts and packages proteins, lipids from the ER into vesicles, and it was discovered by Camillo Golgi। This is important। लाइसोसोम्स जो होते हैं, दे आर द क्लीन अप सिस्टम, दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, यानी कि यहाँ पर एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दे आर फिल्ड विद पावरफुल एंजाइम्स, यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, फैट्स, वेस्ट एंड डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स। या इनको ब्रेक डाउन करवाने का जो काम है वो कौन करता है, ये क्लीन अप सिस्टम जिसको हम लाइसोसोम्स का नाम देते हैं, वो करता है। ओके, अब पाथवे क्या है, ईआर ने जो है प्रोटीन्स को बना दिया, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। अब गोल्जी एप्रेटिस क्या करेगा, उनका मॉडिफिकेशन करेगा और उनको पैकेज करेगा, ठीक है, उनको पैक कर देगा, उनकी पैकेजिंग कराएगा। एंड जो वेसाइकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको आगे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये पाथवे होता है अबाउट प्रोटीन्स। अब यहाँ एक फैसिनेटिंग फैक्ट लिखा हुआ है, human sperms contain lysosomal enzyme in its head to break down the egg's outer layer during fertilization। जो ह्यूमन स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, तो स्पर्म्स को ओवम के साथ में मेट करना पड़ेगा तभी रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो जो एग का आउटर लेयर होता है, ओवम का जो आउटर लेयर होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो स्पर्म के हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर भी पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। तो जो स्पर्म का हेड होता है वहां पर ये जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ओवम का आउटर लेयर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि वो वहां पर क्या कर सके, एंटर कर सके एंड फर्टिलाइजेशन होके जायगोट फॉर्मेशन हो सके। Now there is an fact written here, if the Golgi apparatus is removed, packaging and transport of proteins will stop। यानी कि अगर गोल्जी apparatus ही नहीं होगा तो जो प्रोटीन्स का पैकेजिंग है, प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। And lysosomal enzymes are there are originally proteins which are packed by Golgi। Okay, okay, so I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर, सो इसको हमने देख लिया। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द पावर हाउस ऑफ द सेल विच इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेल्यूलर एक्टिविटीज। देखो बेटा, सेल इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहा है, तो जैसे आपको जब पढ़ना होता है, खेलना होता है, कूदना होता है, कोई भी एक्टिविटी करनी होती है, आपको भी तो एनर्जी चाहिए होती है। तो सोचो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो इतना सारा काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनर्जी उनको मिल रही है वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो सेल्यूलर एक्टिविटीज जितनी भी होनी होती है उसके लिए जो एनर्जी नीडेड होती है उसको सप्लाई करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यहाँ पर भी दो मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इट इज स्मूथ एंड पोरस, ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये देखो यहाँ पर, ये आउटर मेम्ब्रेन है,
कितनी स्मूथ है, इट इज स्मूथ एंड पोरस, while the inner membrane is folded into finger like projections called cristae, which increases the surface area for chemical reactions and facilitate energy production. This is very very important for you. अब देखो यहाँ जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कुछ इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है। ये इनर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ इस तरीके से क्या हो रखी है, फोल्ड हो रखी है। कुछ इस तरीके से आपको वहां पर फोल्डिंग नजर आ रही है। तो जो फोल्डिंग है ये क्या कर रही है, यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम कर रही है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है, ताकि जो केमिकल रिएक्शंस है वो फास्टर हो सके, वो इजीली हो सके, एंड एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या हो सके, बेटर वे में हो सके। ठीक है, तो ये होती है इनर मेम्ब्रेन एंड हियर इज द डीएनए। ठीक है, एंड दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है, इट इज द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ये जो होती हैं दीज आर द क्रिस्टे, ठीक है, विच आर द इनफोल्डिंग्स। ठीक है, इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंड ये मैंने आपको बता दिया, हेयर आर द राइबोसोम्स। ठीक है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये बातें हमने अभी तक पढ़ ली। अब एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो है स्मूथ एंड पोरस, एंड इनर मेम्ब्रेन में क्या है, फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। इन फोल्डिंग्स जिनको हमने क्रिस्टे का नाम दिया। फंक्शन क्या होते हैं, दे परफॉर्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराने में हेल्प करता है टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, इसी को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसको आप 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा पढ़ेंगे। अब एनर्जी जो स्टोर होती है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब यहाँ जो क्रिस्टे है वो इन फोल्डिंग्स क्यों है, फोल्डेड क्यों है, बिकॉज वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करता है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को ज्यादा स्पेस मिल जाता है। इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रीजनिंग क्या है, सेल हैज मेनी स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया रेदर देन वन जाइंट वन टू मैक्सिमाइज द टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हमारा जो सेल होता है वहां पर छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, रादर देन कि एक ही बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो, ताकि जो टोटल सरफेस एरिया वो ज्यादा हो जाए, टोटल सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाए। नाउ व्हाट इज एटीपी, एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द एनर्जी करेंसी। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक रीजन दिया हुआ है तो इसको आप देख सकते हो। Now, in mitochondria, glucose and other molecules are broken down to release energy during a process called cellular respiration. Energy released is stored in the form of ATP, which acts as the energy currency and used for most of the cellular activities. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता, ओके ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। पर्पल ले लेते हैं। ठीक है, सो हमने बात करनी है प्लास्टिड्स के बारे में। सो दीज आर द सेंटर्स फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड, यानी कि जो फूड का सिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, प्लांट सेल में, तो उसका जो सेंटर होता है, दीज आर द प्लास्टिड्स। ओके, नाउ mitochondria provide energy to the cell that comes from food. Animals can obtain from food their surroundings, however plants synthesize their food in the presence of sunlight। अब देखो, जो सेल है उसको जो एनर्जी मिली वो किसकी हेल्प से मिली, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से मिली। ठीक है, जो फूड है उसका ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, इस फूड का जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, वहां पर एनर्जी रिलीज हुई, एंड वो एनर्जी जो है कौन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। अब जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, सराउंडिंग से लेते हैं। हम अपना खाना बेटा खुद तो नहीं बना सकते। अब मैं वो बात नहीं कर रही हूँ कि अच्छा जी हम बाहर सब्जी लाए, हमने उसको गैस पे बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं।
क्या वो जो सब्जी है वो तो हम बाहर से ही ला रहे हैं, वो जो सब्जी है वो हमें कहाँ से मिल रही है, वो प्लांट से मिल रही है। दैट मीन्स हम जो खाना ले रहे हैं वो अपने सराउंडिंग से ले रहे हैं। पर जो प्लांट्स होते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। But where do plants synthesize their food and obtain energy for cellular activities? ठीक है, हमें पता चल गया कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। पर प्लांट्स जो हैं, जो पौधे हैं, वो अपना खाना बना कहाँ रहे हैं? एंड जो सेल्यूलर एक्टिविटीज प्लांट्स के अंदर हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, या वो कैसे हो रही है, या उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो क्या होता है, प्लांट्स के पास में दे हैव स्पेशल ऑर्गेनिल्स जिनको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। यानी कि प्लास्टिड्स के अंदर क्या होता है, फूड का सिंथेसाइज भी किया जाता है एंड फूड को स्टोर भी किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये मेरे को लग रहा है यहाँ पर वो एक्स्ट्रा टाइप हुआ है। ठीक है, ठीक है। अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल which is present in the chloroplast which is a type of plastid, it absorbs sunlight। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि जो प्लांट्स हैं वो जिस प्रोसेस की हेल्प से खाना बना रहे हैं उसको हमने फोटोसिंथेसिस बोला। अब प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स जो है वो यूज किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा या प्लांट्स के थ्रू फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। एंड ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के और टाइप्स भी बताऊंगी। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सनलाइट एब्जॉर्प्शन का काम करता है, क्योंकि जो फूड का सिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही हो रहा है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। नाउ क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। Inside the chloroplast, there is a semi-fluid substance called stroma। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, टू मेम्ब्रेन है, वन इज आउटर मेम्ब्रेन अनदर इज इनर मेम्ब्रेन। सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जिसको हमने स्ट्रोमा बोला, ठीक है, एक फ्लूइड सब्सटेंस जो है जिसको हमने स्ट्रोमा का नाम दिया वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। विद इन द स्ट्रोमा डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब देखो, यहाँ पर आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ठीक है, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं यहीं पर क्या होते हैं, क्लोरोफिल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एंड जो लाइट एनर्जी होती है ये इन्हीं के थ्रू की क्या की जाती है, इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। Sugar synthesized in this process are stored in stroma along with the starch granule। अब जितना भी शुगर का सिंथेसिस इस प्रोसेस के अंदर हुआ, फोटोसिंथेसिस के अंदर हुआ, वो कहाँ पर स्टोर होता है, स्ट्रोमा के अंदर। एंड स्ट्रोमा के अंदर शुगर के साथ में स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर शुगर प्लस स्टार्च ग्रैन्यूल जो है, स्टार्च ग्रैन्यूल जो है वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, mitochondria and plastids have some features that are similar to certain bacteria. For example, they both have their own DNA and ribosomes, thus they can make some of their own proteins। यानी कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के कुछ कुछ फीचर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया से सिमिलर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, दोनों के पास में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, दोनों के पास में अपना डीएनए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, दस दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। यानी कि इनके पास में अपना डीएनए एंड अपना राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अगर दोनों चीजें इनके पास में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद से बना सकते हैं। उसके लिए इन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट बोथ
mitochondria and plastids share an evolutionary history with these single-celled organisms. Very very important. तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि अच्छा जो बैक्टीरिया है उनके साथ में जो प्लांट्स है, ठीक है, या जो जो ऑर्गेनिल्स है स्पेशली, ठीक है, प्लांट्स नहीं, जो ऑर्गेनिल्स है ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या फिर एंसेस्ट्री जो है उनके साथ में शेयर कर। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जहां पर आपको डीएनए एंड राइबोसोम्स दिखाया हुआ है। हियर इज द स्ट्रोमा, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ, हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्वायर्ड वेरिड कलर? सब आपने देखा है ना, जो फ्लावर्स होते हैं कितने सुंदर सुंदर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं डिफरेंट कलर्स के होते हैं, मैंगो येलो होता है, एप्पल रेड होता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। वेजिटेबल्स भी जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कैप्सिकम की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें, बेटा शिमला मिर्च भी कितने सारे कलर्स में आती है। तो ये जो कलर्स हमको देखने को मिल रहे हैं उनमें क्यों देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्यों देखने को मिलते हैं बेटा? बिकॉज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, जिनको क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। जिनको क्या बोला जाता है? जिनको क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। सो इन फ्लावर्स, फ्रूट्स, पेटल्स एंड फ्रूट्स, प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल। अब हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है जो प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। बट जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, जो फूलों की पत्तियां होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वहां पर क्या होता है? क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ पिगमेंट जो है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो प्लास्टिड्स होते हैं जहां पर वो जो डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रुको मैं कलर ही चेंज कर लेती हूँ पहले। तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। यानी कि वो प्लास्टिड्स जहां पर क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ अदर पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्रोमोप्लास्ट का नाम देते हैं। अभी जो क्रोमोप्लास्ट इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर, जिसमें क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। Their pigments may be yellow, orange or red are the source of bright colors in such flowers and fruits. यानी कि वहां पर आपको जो कलर्स देखने को मिल रहे हैं वो किसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ दीज क्रोमोप्लास्ट्स. Such bright colors help in attracting pollinators for pollination and fruit eating animals that help in seed dispersal. अब जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा पॉलिनेशन क्यों जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो कलर्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, ताकि वहां पर क्या हो सके? जो फ्रूट्स का सीड का डिस्पर्सल है वो इजीली हो सके, ठीक है, वहां पर जो सीड का डिस्पर्सल है वो क्या हो सके? इजीली हो सके। नाउ there are some pigments which lack sorry there are some plastids which lack pigments. क्या होता है? कुछ प्लास्टिड्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट है, उनको हमने क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया। कुछ प्लास्टिड्स ऐसे हैं जहां पर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट के अलावा कुछ और डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हैं, उनको हमने क्रोमोप्लास्ट बोल दिया। बट कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं बेटा जहां पर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, दैट मीन्स दे आर कलरलेस। ओके, सो ये जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूको का मतलब क्या होता है? ल्यूको मीन्स व्हाइट, ल्यूकोज मीन्स व्हाइट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? व्हाट इज देयर फंक्शन? दे स्टोर फूड मटेरियल्स सच एज स्टार्च, oils or proteins and are classified on the type of food they store, ठीक है। यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं क्या करते हैं? दे स्टोर द फूड मटेरियल लाइक ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन्स, एंड ल्यूकोप्लास्ट को आगे क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड अपॉन कि अच्छा ये स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं, ये ऑयल्स को स्टोर कर रहे हैं, या फिर ये प्रोटीन्स को स्टोर कर रहे हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल सम ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड तारो, तारो जिसको कोलोकेसिया भी बोला जाता है। सो ये क्या करते हैं? ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, ठीक है। पोटैटो के अंदर बोला जाता है ना बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, सो वहां पर जो ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो स्टार्च का स्टोरेज का काम। ओके, ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। नाउ द प्लांट स्पेशल plastids, they are found only in plant cells and responsible for food production and storage.
अब प्लास्टिड थ्री टाइप्स के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर व्हाइट विच लैक पिगमेंट्स, तो ये स्टोरेज का काम करते हैं। क्रोमोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स लाइक ये रेड, येलो एंड ऑरेंज। तो ये क्या करते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं ताकि वहां पर पॉलिनेटर्स क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड दे ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। यानी कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन करता है, ये क्लोरोप्लास्ट, जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, ताकि वहां पर क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस हो सके एंड ग्लूकोज सिंथेसाइज हो सके, ग्लूकोज प्रोडक्शन हो सके। तो जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं वहां पर क्रोमोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होते और हैव एयर पैकेट्स रिफ्लेक्टिंग लाइट। एग्जाम्पल तारो और कोलोकेसिया एंड पोटैटो सेल्स हैव abundant leucoplast to store starch. Roots they generally lack chloroplast because they are underground, तो वहां पर कोई सनलाइट नहीं होती, तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट दे डू हैव ल्यूकोप्लास्ट फॉर स्टोरेज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, वहां पर ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो व्हाई डू रूट कंटेन प्लास्टिड इवन इफ दे डोंट डू फोटोसिंथेसाइज, तो वहां पर क्या होते हैं, वहां पर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। एंड ये आपको एक मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। नाउ अब हमने जो बात करनी है दैट इज अबाउट वैक्यूल्स, ठीक है। अब हमने वैक्यूल्स की बात करनी है। वैक्यूल्स आर द ऑर्गेनेल्स फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट, ठीक है। स्टोरेज और सपोर्ट के अंदर जो ऑर्गेनेल हेल्प करती है दैट इज द वैक्यूल्स। रुको मेरे को पहले कलर चेंज करने दो, ग्रीन ले लेते हैं। Plastids such as chloroplast help plant produce food and temporarily store it. अब देखो वहां पर क्योंकि प्लांट ने क्या किया, फूड का सिंथेसिस किया, फूड सिंथेसाइज हो गया, तो कुछ टाइम के लिए वहां पर स्टोर होगा, ठीक है। कुछ प्लास्टिड जो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, वो फूड स्टोर करने में हेल्प कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया। In a mature plant cell, there is usually one large central vacuole surrounded by a single selectively permeable membrane। यानी कि जो मैच्योर प्लांट सेल होता है वहां पे एक बहुत लार्ज साइज का सिंगल सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो किससे सराउंडेड होता है, बाय अ सेलेक्टिवली सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, विच इज सिलेक्टिवली परमेबल। अब जो वैक्यूल होता है इट इज फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड जिसको सेल सैप बोला जाता है। यानी कि वैक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एक फ्लूइड जो है, आई एम सॉरी, वहां पर एक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल सैप का नाम बोलते हैं। एंड जो वैक्यूल होता है वो क्या करता है, इट स्टोर्स वाटर, मिनरल्स, शुगर्स एंड वेस्ट मटेरियल। तो वाटर, मिनरल, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम कौन करते हैं, वैक्यूल्स करते हैं। By storing large amount of water, the vacuoles help maintain pressure inside the cell, which keeps a plant cell firm. क्योंकि बेटा है जो वैक्यूल्स है वो अपने अंदर इतना सारा पानी स्टोर कर पा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं वहां पर प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और जो सेल है उसको रिजिड रहने में हेल्प करते हैं, उसको फर्म रहने में हेल्प। ओके। When a plant does not get enough water, the vacuole loses water, thus the cell become less firm and the plant get wilted. देखो बेटा, जब एक पौधे को इनफ वाटर नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है, जो वैक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, दे लूज वाटर। जो प्लांट सेल है वो काफी कम फर्म होने लगता है, ठीक है, वो अपनी जो फर्मनेस है उसको लूज करने लगता है। एंड जो प्लांट्स हैं दे गेट्स विल्टेड, ठीक है, फिर जो पौधा होता है वो मुरझाने लगता है, ठीक है। सो इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर समटाइम्स प्रेजेंट, ठीक है। अगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं। एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो वो छोटे साइज के होते हैं एंड दे हेल्प इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। ओके, सो दे हेल्प इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार इसको देख लेते हैं, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, तो चलो ये थोड़ा सही है बहुत इसके बारे में। तो ये देखो यहाँ पे आपको प्लांट सेल दिखा हुआ है, हियर इज द एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में देखो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल वैक्यूल, यहाँ पे देखो जिसको हमने सेल सैप बोला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटरी मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो सेंट्रल वैक्यूल है या जो सेल सैप है वो बहुत छोटा है,
ठीक है, यहाँ पे जो वैक्यूल है बहुत छोटा है। वैक्यूल्स जो होते हैं दे आर स्टोरेज सैक्स फॉर वाटर, मिनरल्स, शुगर एंड वेस्ट। प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, जो क्या करता है इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड लैक ऑफ वाटर मींस वहां पर विल्टिंग हो जाएगा। एनिमल सेल्स आर स्मॉलर एंड दे टेम्परेरी स्टोरेज वैक्यूल्स, ठीक है, दे एक्ट एज टेम्परेरी स्टोरेज वैक्यूल्स। साइटोप्लाज्म जो होता है इट इज सेमी फ्लूइड जेली, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कंटेन्स इंक्लूजन्स, अब इंक्लूजन्स क्या होते हैं, दे आर स्टोर्ड नॉन लिविंग मटेरियल्स लाइक स्टार्च और सिलिका क्रिस्टल्स, यानी कि कुछ नॉन लिविंग मटेरियल्स जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट, यानी कि साइटोस्केलेटन क्या होता है, वो फाइन फाइबर्स का नेटवर्क जो क्या करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप और इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है प्लांट को, उसी को हम साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं, साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। अब प्लांट क्यों विल्ट हो जाता है, बिकॉज द सेंट्रल वैक्यूल लूजेस वाटर, वहां पर जो प्रेशर है वो लॉस हो जाता है। साइटोस्केलेटन क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक अ फ्रेमवर्क ऑफ अ बिल्डिंग। इंक्लूजन्स क्या होते हैं, दे आर द पैंट्री आइटम्स फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्मिक जेली, बेसिकली कुछ नॉन लिविंग मटेरियल जो वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक असर्शन रीजन दी हो उसको आप एक बार देख लेना। अब हम एक बार ये थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी देख लेते हैं, फिर ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट नाउ। In 2010, scientist J. Craig Venter and his team made an important discovery in the field of synthetic biology. They first studied the complete DNA sequence of a simple bacterium called Mycoplasma mycoids using a computer programming, यानी कि 2010 में क्या हुआ, 2010 तक बेटा बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम की एक फील्ड हमारे पास में ऑलरेडी आ चुकी थी। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है इसके बारे में अभी तो आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट जब हम कुछ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को, कुछ सीक्वेंसेस को कंप्यूटर की हेल्प से जानते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से समझते हैं, तो उसको हम बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो जे क्रेग वेंटर थे, उन्होंने 2010 में जो माइकोप्लाज्मा, ओके, सो देयर वाज सम इशू विद द नेटवर्क, ठीक है, हाँ, सो क्या किया था, जो जे क्रेग वेंटर थे उनकी टीम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स नाम का जो बैक्टीरिया था, ठीक है, विच वाज वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, उसका कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को स्टडी किया यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। उन्होंने क्या किया, दे केमिकली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस डीएनए, यानी कि जो डीएनए सीक्वेंस उन्होंने स्टडी किया, उसी डीएनए को, एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस को उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर क्या किया, सिंथेसाइज किया। नाउ दे टूक अनदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम एंड रिमूव्ड इट्स डीएनए बट कीप केप्ट द रेस्ट ऑफ द सेल इंटैक्ट, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जो ये माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स था, इसी का जो रिलेटेड बैक्टीरिया था, ठीक है, इसी से जो रिलेटेड बैक्टीरिया था, काफी क्लोजली रिलेटेड था, उसको लिया एंड उसका डीएनए रिमूव कर दिया, बट उसके अंदर बाकी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी, यानी कि उसके जो बाकी के कंपोनेंट्स थे वो क्या रहे, सेम रखे, उनको सेम रखा, एंड ये जो सिंथेटिक डीएनए था इन्होंने उसको वहां पर इंसर्ट कर दिया। अब जब ये सिंथेटिक डीएनए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ है, जब इसको सेल के अंदर डाला गया, इंसर्ट किया गया, इंटीग्रेट किया गया, तो जो सेल था इट स्टार्टेड टू ग्रो एंड डिवाइड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द न्यूली इंसर्टेड सिंथेटिक डीएनए, यानी कि उसको क्या लगा कि अच्छा ये तो जो है मेरा डीएनए है, तो उसने क्या किया, उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सेल ने ग्रो करना स्टार्ट किया और सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, सो दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट डीएनए कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कि इससे पता चला कि जो एक्टिविटीज है सेल की, जो स्ट्रक्चर है सेल का, वो किससे कंट्रोल होता है, वो इस डीएनए से कंट्रोल होता है। However, scientists did not create a completely new cell from scratch. अब इसमें ये एक बात जो आपने नोटिस करी, ये आपको ध्यान में रखने की, कंप्लीट न्यू सेल को उन्होंने सिंथेसाइज नहीं किया था, सिर्फ डीएनए को सिंथेसाइज किया था।
द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल वर टेकन फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, यानी कि जो बाकी के पार्ट्स थे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लिविंग सेल था उसी के। ओके ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। दैट वॉज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो हमने सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर इस वीडियो के अंदर रैप अप कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.